जय हिंद बच्चों। आज आपको मैं एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हस्तिनापुर के विषय में बताऊंगी। हस्तिनापुर सभी जानते हैं, लेकिन इसके पुरातात्विक महत्व को आज आप ध्यान से सुने। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर नगर कुरु राजवंश के राजाओं की राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी कुरु महाजनपद की यही राजधानी थी। हस्तिनापुर आधुनिक वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना तहसील में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह ऊपरी गंगा घाटी के उत्खनित स्थलों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिस समय इस स्थल के उत्खनन की योजना बनाई गई, उस समय भारतीय पुरातत्व में हड़प्पा सभ्यता का अंत और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के मध्य विकसित संस्कृतियों के पुरातत्व के विषय में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं था। जब इसके उत्खनन की योजना बनी तो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा था और उसके बाद की सभ्यता ऐतिहासिक काल के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। इस अंधकार युग के संबंध में पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज करना इस स्थल के उत्खनन का प्रमुख लक्ष्य था। उत्खनन के फलस्वरूप जो अवशेष प्रकाश में आए हैं, उनसे ऊपरी गंगा घाटी के पुरातत्व के विषय में हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है। जो भी पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे ऊपरी गंगा घाटी के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। इस स्थल पर बीबी लाल द्वारा सन 1950 से 1952 ईस्वी के बीच कराए गए उत्खनन से ऊपरी गंगा घाटी के सांस्कृतिक अनुक्रम पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। डॉक्टर बीबी लाल ने 1950 से 1952 ईस्वी तक इसका उत्खनन कार्य कराया और इस तरह से इसके घटनाक्रम पर और इसके सांस्कृतिक क्रम जो यहाँ पर अनुक्रम से एक के बाद एक क्रोनोलॉजी वे में उन्होंने प्रकाशित किया। उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ पर 5 संस्कृतियों का काल प्रकाश में आया। 5 सांस्कृतिक काल महत्वपूर्ण बात है ना, जिनमें से प्रत्येक के बीच स्पष्ट सांस्कृतिक व्यवधान एवं अनुक्रम में विच्छिन्नता दिखाई पड़ती। तो इन 5 सांस्कृतिक कालों के विषय में हम लोग विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्रथम काल, हस्तिनापुर के सबसे निचले स्तरों से जो विशिष्ट प्रकार के पात्र खंड प्रकाश में आए हैं, उन्हें भारतीय पुरातत्व में गैरिक मृद्भांड के नाम से जाना जाता है। गैरिक मृद्भांड जो गेरुए रंग के होते थे, इस तरह के पात्र खंड संख्या में कम थे और जो उपलब्ध भी थे वे टूटे फूटे और बहुत ही भंगुर थे। छूने मात्र से ही टूट जाते थे क्योंकि ये पतले थे और इनमें गेरुए रंग का लेप लगाया गया था। ये प्रथम काल से प्राप्त हुए, मतलब बहुत ही पुराना है। इनके आकार प्रकार के विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी क्योंकि ये टूटे फूटे मिले थे और छूने से ही ये टूट जा रहे थे। जो भी ठीकरे टुकड़े मिले थे, तो अनुमान किया गया है कि इस तरह के पात्र ठीक से पके हुए नहीं थे। आग में ठीक से इनको पकाया नहीं गया होगा। जो लोग इस तरह की पात्र परंपरा का प्रयोग करते थे, उनके जीवन के अन्य पक्षों के संबंध में भी कोई जानकारी अभी तक
नहीं मिली, क्योंकि हस्तिनापुर गैरिक मृदभांड से संबंधित क्षेत्र बहुत ही सीमित था और उत्खनन ऊर्ध्वाधर रीति से किया गया था। राजपुर, परसू एवं बिसौली से इस तरह के पात्र खंड उन स्थलों से प्राप्त हुए थे जहां से ताम्र निधियों के संबंधित उपकरण प्राप्त हुए। ठीक, अब द्वितीय काल। हस्तिनापुर की दूसरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व चित्रित धूसर पात्र परंपरा करती। देखिए, प्रथम काल में गैरिक मृदभांड मिले और द्वितीय काल में चित्रित धूसर मृदभांड पात्र परंपरा मिली। इस पात्र परंपरा से संबंधित द्वितीय काल का निक्षेप लगभग 2.10 मीटर मोटा मिला है, जिससे अनुमान किया जा सकता है कि इस संस्कृति के लोग हस्तिनापुर में काफी लंबे समय तक रह रहे होंगे और इन्हें ऊंचे तापक्रम पर पकाया गया था। जो पात्र मिले हैं, जो निर्माण मिले हैं, उन्हें ऊंचे तापक्रम पर पकाया गया था। और इसके बाद जो है पात्र प्रकारों में क्या है, थाली, कटोरे और अन्य बर्तन भी मिलते हैं, जिनकी स्लेटी सतह पर काले रंग से अलंकरण भी बने हुए, डिजाइन भी बनी हुई है। समानांतर रेखाएं, लहरिया, स्वस्तिक, सिग्मा, सकेंद्रिक वृत्त एवं बिंदु समूह आदि प्रमुख अलंकरण अभिप्राय है। ये प्रमुख डिजाइन बनाई गई है बर्तनों पर। इस पात्र परंपरा के साथ साथ इस काल के स्तरों में कृष्ण लोहित पात्र परंपरा, कृष्ण लेपित पात्र परंपरा और सामान्य लाल पात्र परंपरा के बर्तन भी मिले। तांबे के उपकरण तथा बैल एवं घोड़े की मृण मूर्तियां भी मिली हैं। बर्तनों के साथ साथ तांबे के भी बैल, तांबे के उपकरण मिले हैं और बैल तथा घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी से बनाई गई हैं बैल और घोड़े की मूर्तियां, जिन्हें मृण मूर्तियां कहते हैं। हस्तिनापुर के उत्खनन से जानवरों की हड्डियां मिली, जो मवेशियों, भेड़, बकरी, घोड़े एवं हिरण की है। इनमें हिरण को छोड़कर अन्य हड्डियां पालतू पशुओं से संबंधित हैं। हिरण का संभवतः शिकार किया जाता रहा होगा। धान की खेती के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि चावल इनका प्रमुख खाद्यान्न था। आज भी कई क्षेत्रों में चावल प्रमुख खाद्यान्न है और उस समय भी हस्तिनापुर के द्वितीय काल से जो चावल के साक्ष्य मिले हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि वहाँ के निवासियों का चावल प्रमुख खाद्यान्न था। बीबी लाल को इस काल के आरंभिक स्तरों से लोहे के उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे। केवल ऊपरी सतह से लौह अयस्क एवं लौह धातुमल अवश्य मिले थे। इस काल का अंत गंगा नदी की एक विनाशकारी बाढ़ के फलस्वरूप हुआ। यहाँ गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया, नष्ट हो गई। ये हस्तिनापुर की द्वितीय काल की सभ्यता, जहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुआ। अब तृतीय काल। हस्तिनापुर की तीसरी संस्कृति का संबंध उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा से है। उत्तरी काली चमकीली,
यहाँ पर द्वितीय काल से समय का एक लंबा अंतराल दिखाई देता है। इस काल के स्तरों का कुल निक्षेप लगभग 2.70 मीटर मोटा मिलता है। यहाँ का निक्षेप मोटा है, जमाव, मिट्टी का जमाव मोटा है। उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के अतिरिक्त कृष्ण लोहित एवं कृष्ण लेपित मृदभांड तथा अलंकृत धूसर मृदभांड तृतीय काल में प्रचलित है। इस काल से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक संपन्न सांस्कृतिक स्थिति की सूचना देते हैं। ये साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ सांस्कृतिक स्थिति उन्नत थी, विकास की ओर थी। इस काल के स्तरों से पकी ईंटें, सिक्के, आहत एवं लेख रहित मानव एवं पशु मृण मूर्तियों आदि के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। सफाई के संदर्भ में विशेषकर व्यक्तिगत भवनों में मृत्तिका वलय, कूप और सोख्ता घड़ों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, हस्तिनापुर के तृतीय काल से कितने महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। वो लोग सिंचाई के प्रति सफाई के प्रति सजग थे और अपने घरों में सोख्ता घड़े भी लगाए थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मृत्तिका वलय भी बनाया था, मिट्टी की नाली, उससे पानी घर से बाहर जा सके और घर की साफ सफाई रह सके। तृतीय काल में लोहे के औजारों का भरपूर प्रयोग होने लगा था। अब लोहे के औजार प्राप्त हो गए, तो तृतीय काल की समाप्ति कैसे हुई? उसकी समाप्ति एक भयंकर अग्निकांड के फलस्वरूप हुई, जिसके संकेत जली हुई दीवारें, राख एवं कोयले के टुकड़ों के रूप में मिले। अब चतुर्थ सांस्कृतिक काल, हस्तिनापुर का चौथा सांस्कृतिक काल शुंग कुषाण कालीन है। इस काल के अवशेषों के साथ पूर्ववर्ती मृदभांड नहीं मिलते हैं। चतुर्थ काल में लाल मृदभांडों का निर्माण होने लगा था। अब इसके बाद पंचम काल, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा गया है। चतुर्थ काल के एक लंबे अंतराल के बाद हस्तिनापुर के बाद पुनः आबाद हुआ। तो अब इन सब की तिथि क्रम क्या थी? हस्तिनापुर के उपर्युक्त पांचों विभिन्न सांस्कृतिक कालों का तिथि क्रम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था। ये जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, उनके आधार पर इनका तिथि क्रम निर्धारित किया गया। द्वितीय एवं तृतीय सांस्कृतिक कालों के तिथि क्रम के विषय में कतिपय रेडियो कार्बन तिथियां भी प्राप्य हैं। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि पुरातात्विक तिथि एवं रेडियो कार्बन तिथियों के बीच आपस में क्रमबद्धता एवं तारतम्यता नहीं है, दोनों में अंतर है। हस्तिनापुर की दूसरी संस्कृति चित्रित धूसर पात्र परंपरा से संबंधित है। हस्तिनापुर में चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अंत एवं उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के आरंभ के बीच का समय, उसके बीच अंतराल है। इस लंबे अंतराल में द्वितीय एवं तृतीय कालों की संस्कृतियों के बीच पर्याप्त परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा के प्रारंभ एवं गैरिक पात्र परंपरा के बीच जो समय का अंतराल दिखाई देता है, यदि इस अंतराल की अवधि 1 वर्ष रही हो तो गैरिक पात्र परंपरा वाले प्रथम सांस्कृतिक काल के प्रारंभ की तिथि
1200 ईसा पूर्व से पहले की मानी जा सकती है। इतने समय पूर्व इनको स्थापित किया गया, 1200 ईसा पूर्व, बहुत ही प्राचीन। तो इनकी तिथि क्रम निर्धारित की गई और दोनों रेडियो कार्बन तिथि और पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति के आधार पर तिथियों के जो मतभेद है, एकता नहीं है उनमें, और उसके आधार पर इसकी तिथि 1200 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। ठीक, हस्तिनापुर के विषय में पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर 5 प्रमुख कालों, उनके पुरातात्विक अवशेष और उनकी तिथियां निर्धारित की गई। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय